हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अभिषेक एंड यू ऑल आर वाचिंग अ मैटियर ट्यूटोरियल। तो आज मैं टेंसर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। आज मैं इंट्रोड्यूस करूँगा टेंसर्स। तो अपने पिछले वीडियो में टेंसर्स के पिछले वीडियो में फन विथ टेंसर्स में मैंने बहुत ही कैजुअली आपको ये बताया था कि फिज़िक्स में हम लोग जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं वो सारे के सारे टेंसर्स हैं। इसके संदर्भ में मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी स्केलर्स हैं वो रैंक 0 के टेंसर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे रैंक 1 के टेंसर्स हैं, जितने भी डायाडिक्स हैं वो रैंक 2 के टेंसर हैं, फिर ट्रायाडिक्स रैंक 3, फिर टेट्राडिक्स रैंक 4 एंड सो ऑन। तो आज हम लोग इन रैंक 0, रैंक 1 और रैंक 2 के टेंसर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ टेंसर्स ऑन द बेसिस। अगर हम लोग टेंसर्स का क्लासिफिकेशन करें उसके रैंक के बेसिस पर, तो जो हमें क्लासिफिकेशन मिलेगा उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग रैंक्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ टेंसर्स देखें तो सबसे पहले रैंक 0 का जो टेंसर है वो आएगा, है ना। तो हम लोग इस केस में 3 डायमेंशनल केस में डील करेंगे आज। 3 डायमेंशनल केस में मैंने आपको फन विथ टेंसर्स वाले वीडियो में ये बताया था कि 3 डायमेंशन है इसलिए 3, और स्केलर जो है वो रैंक 0 का टेंसर है ना। तो रैंक 0 का टेंसर है इसीलिए 3 टू द पावर 0, यानी कितना आएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना आएगा, यस 1 आएगा। तो इसीलिए हमारे पास स्केलर्स में सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होता है ना। हम लोग स्केलर्स को यानी रैंक 0 के टेंसर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, किसी भी तरह का डायरेक्शन ना हो, उसे हम लोग स्केलर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसे एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें सपोज कि हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं P। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं और इस कार्टेशियन सिस्टम का हम लोग नाम रखते हैं K। ठीक है, अब इस और यहाँ पे जो सेंटर है, ओरिजिन जो है वो O है। अब सपोज कि हमारे पास एक ऑर्थोगोनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन के साथ, यानी कि ये जो x है ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है, ये हमारा x प्राइम। ठीक है, ये z और z एक्सिस जो है वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है, z प्राइम, और ये जो y है वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है, ये y प्राइम। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, और ये इधर शिफ्ट होगा, सॉरी ये इधर शिफ्ट हो गया, ये हमारा y प्राइम। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका सपोज हम लोग नाम रख देते हैं k प्राइम, यानी k प्राइम फ्रेम और k फ्रेम। हमारे पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। पहले का नाम k है और दूसरे का नाम k प्राइम है। k में अगर हम लोग p फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब ये स्केलर है ना, तो स्केलर में 3 कंपोनेंट्स नहीं होंगे, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। 3 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। 3 क्यों है, क्योंकि 3 डायमेंशन है। 0 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि स्केलर जो है वो रैंक 0 का टेंसर होता है। इक्वल्स टू 1 यानी एक ही कंपोनेंट होता है, और स्केलर्स को हम लोग सिर्फ एक सिंगल वैल्यू से डिनोट करते हैं, जो कि रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हो सकते स्केलर्स में, सिर्फ रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो सपोज कि हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज डिस्टेंस है या फिर मास है, ऐसा कुछ है जो हम लोग यहाँ पे मेजर किए। ठीक है, के कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसे हम लोग अगर के प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से मेजर कर रहे हैं तो हम लोग पी प्राइम अगर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, P प्राइम अगर ऑब्जर्व करते हैं और K में हम लोग P अगर ऑब्जर्व करते हैं, K प्राइम में अगर हम लोग P प्राइम ऑब्जर्व करते हैं और K फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम लोग P ऑब्जर्व करते हैं, ये अगर स्केलर क्वांटिटी है, तो
इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी p प्राइम इज इक्वल्स टू p होगा, यानी कि स्केलर्स में कोऑर्डिनेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन का किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्केलर्स को, हाँ, कि स्केलर्स जो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं। इनवेरिएंट कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। तो स्केलर्स में हम लोग जानते थे कि स्केलर्स क्या होते हैं, रियल सिंगल वैल्यूड रियल नंबर्स, एक ही कंपोनेंट, दूसरा मैग्नीट्यूड, तीसरा कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इनवेरिएंट होंगे। कौन? स्केलर्स। ठीक है, तो रैंक 0 के टेंसर के लिए यानी स्केलर के टेंसर के लिए इतना डिस्कशन काफी है। अब हम लोग रैंक 1 के टेंसर्स पे आते हैं, यानी वेक्टर्स पर आते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे टाइप के टेंसर्स पर डिस्कशन करेंगे, यानी रैंक 1 के टेंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो रैंक 1 का जो टेंसर है वो होता है वेक्टर, है ना। ये 3 डायमेंशन का केस है, यहाँ हम लोग 3 डायमेंशनल में डील कर रहे हैं। तो 3 और रैंक कितना है? 1 है, किसका? वेक्टर का। तो 3 टू द पावर 1 यानी कितना आया? 3, यानी वेक्टर्स के 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं वेक्टर्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग के फ्रेम में, हाँ, के फ्रेम में यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, सपोज पी मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक्स कॉमा वाई एंड कॉमा जेड। और अगर हम लोग के प्राइम फ्रेम में इसी फिजिकल क्वांटिटी पी को मेजर करें तो हमें इसके लिए पी के लिए कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, सपोज हम लोग उनको लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन लिखें, तो अगर सपोज कि हम लोग ऐसा लिखें कि ये अल्फा 1 1, अल्फा 2 1, अल्फा 3 1, ये जो है इस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, उसी तरह वाई एक्सिस का हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग लिख सकते हैं अल्फा 1 2 कॉमा अल्फा 2 2 कॉमा अल्फा 3 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब z एक्सिस का अगर हम लोग डायरेक्शन को साइन लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा 1 3 कॉमा अल्फा 2 3 कॉमा अल्फा 3 3। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस में। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अपने x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम जो एक्सिस है उसका अगर हम लोग लिखें तो हम लोग यहाँ पे x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे लिख सकते हैं? तो सपोज कि यहाँ पे जो अल्फा आई जे है इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें, अल्फा जे आई कर दें, है ना, तो अल्फा आई जे अगर x फ्रेम x एक्सिस के लिए है डायरेक्शन कोसाइन, तो अल्फा जे आई जो होगा वो x प्राइम के लिए डायरेक्शन कोसाइंस होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि x प्राइम फ्रेम जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा 1 1 कॉमा अल्फा, देखिए यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है, इसको 1 2 कर देते हैं, और अल्फा 3 1 है, इसको अल्फा 1 3 कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट में, y प्राइम एक्सिस में आइए, y प्राइम एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे 1 2 को रिवर्स करना है, यानी अल्फा 2 1 कॉमा अल्फा 2 2 कॉमा अल्फा 2 3। ठीक है, अब यहाँ से z प्राइम में अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा 3 1 कॉमा अल्फा 3 2 कॉमा अल्फा 3 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आई होप नो प्रॉब्लम, बहुत ही इजी वे में लिख रहा हूं। अब सपोज कि हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटी को जिसको हम लोग मेजर किए, पहले के फ्रेम में मेजर किए, फिर के प्राइम फ्रेम से मेजर किए, 2 डिफरेंट फ्रेम्स से हम लोग मेजर किया। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि के प्राइम फ्रेम से और के फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिलेट किया जाए, उनके बीच रिलेशंस
किया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन के जो इक्वेशंस होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, है ना। ये डायरेक्शन कोसाइंस मैं इसीलिए लिख रहा था, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, वाई प्राइम एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन मैं इसीलिए लिख रहा था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखने में, है ना, जो दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले दोनों डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, उनको रिलेट करने के लिए इन डायरेक्शन कोसाइंस का यूज हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग इस x प्राइम को अगर इस के फ्रेम के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में यानी x y z के टर्म्स में अगर लिखे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कि x प्राइम का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, x प्राइम का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 1 3, है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा 1 1 x प्लस अल्फा 1 2 y प्लस अल्फा 1 3 z, ठीक है। अब y प्राइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा, अब y प्राइम तो y प्राइम का डायरेक्शन कोसाइन अल्फा 2 1 x प्लस अल्फा 2 2 y प्लस अल्फा 2 3 z। अब z प्राइम में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो z प्राइम अल्फा 3 1 x प्लस अल्फा 3 2 y प्लस अल्फा 3 3 z। तो अगर हम लोग इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस का हेल्प लें तो हम लोग इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिख सकते हैं, यानी कि जो के फ्रेम में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x y z और जो के प्राइम फ्रेम में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x प्राइम y प्राइम z प्राइम, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दोनों जगह दोनों फ्रेम्स से ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिख रहे हैं। तो इसे थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम लोग x को x1 y को x2 और z को x3 सपोज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि x प्राइम जो है वो अल्फा 1 1 x1 प्लस अल्फा 1 2 x2 प्लस अल्फा 1 3 x3, y प्राइम इज इक्वल्स टू अल्फा 2 1 x1 प्लस अल्फा 2 2 x2 प्लस अल्फा 2 3 x3 और z प्राइम इज इक्वल्स टू अल्फा 3 1 x1 प्लस अल्फा 3 2 x2 प्लस अल्फा 3 3 x3, ठीक है। x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3। अब ये जो x1 y1 z1 सॉरी x प्राइम y प्राइम और z प्राइम है, इसको भी हम लोग x1 प्राइम x2 प्राइम और x3 प्राइम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोग जनरल फॉर्म में ला सकते हैं इसे, यहाँ पे xi, ठीक है, xi प्राइम, ठीक है, जहां पे i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 1 होगी 2 होगी और 3 होगी, है ना। 1 2 3 x1 किसके लिए, x प्राइम के लिए, x2 किसके लिए, y प्राइम के लिए, x3 प्राइम किसके लिए, z प्राइम के लिए, ठीक है। तो x प्राइम i, जहां पे i की वैल्यू 1 से 3, जब i की वैल्यू 1 तो ये, जब i की वैल्यू 2 तो ये, और जब i की वैल्यू 3 तो ये वाला सीन चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 1 x1 अल्फा 1 2 x2 अल्फा 1 3 x3। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अल्फा के बाद ये पहला 1 है ये कॉमन है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 है ना। यहाँ पे देखिए ये पहला सबस्क्रिप्ट जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखिए यहाँ पे जब ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब जब यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे भी ये 3 है, यहाँ पे भी यहाँ 3 है और यहाँ पर भी ये 3 है। यानी कि जो i की वैल्यू होगी वही पहले सबस्क्रिप्ट की वैल्यू होगी, यानी अल्फा i, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो दूसरे सबस्क्रिप्ट की वैल्यू है, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो ये 3 है। यानी कि यहाँ पे हम लोग दूसरे सबस्क्रिप्ट में j लिख सकते हैं और फिर इसके साथ
एक्स जे लिख सकते हैं, है ना, जहाँ पर जे की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, जे की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के 3 तक होगी, है ना। ये हम लोग समेशन में दे देते हैं क्योंकि अल्फा आई जे एक्स जे प्लस फिर प्लस प्लस, है ना, 1 से लेकर के 3 तक। तो इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा i की वैल्यू 1 2 3 और j की वैल्यू 1 2 3 लिखकर, है ना, इस तरीके से, तो आपको फिर से ये इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। फिर इस इक्वेशन में जब आप पुट कीजिएगा कि x1 प्राइम जो है वो x एक्सिस के लिए है, x2 प्राइम जो है वो y एक्सिस के लिए, y प्राइम एक्सिस के लिए है और x3 प्राइम जो है वो z प्राइम के लिए है, तो फिर आपको यहाँ से ये इक्वेशन मिल जाएगा। यानी इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे करते 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 जनरली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आया है। अब ये जो कोफिशिएंट है अल्फा आई जे जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, अल्फा आई जे डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ये अल्फा आई जे का वेक्टर्स के केस में 3 कंपोनेंट होता है, ठीक है। कितना कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट होगा। जब हम लोग डायडिक्स के केस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 9 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डायडिक्स पे आएंगे। अब वेक्टर्स जो है वो स्केलर की तरह इनवेरिएंट नहीं होता, है ना। इनवेरिएंट यानी कि अगर हम लोग सपोज कि कुछ कोऑर्डिनेट्स मेजर किए किसी के फ्रेम में और फिर उसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर किसी के प्राइम फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, फिर आप उनको रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से उन कोऑर्डिनेट्स को। बट ऐसा नहीं है कि वो दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे या उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्केलर्स को मेजर करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इनवेरिएंट था वो, वैसे ये इनवेरिएंट्स नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर कर बता सकते हैं या फिर कमेंट कर कर बता सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग डायडिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि डायडिक्स को आखिर डायडिक्स क्यों कहते हैं।